नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, जिससे यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, आप जैसा कि पिछले भाग से ही सुनते आ रहे हैं, उस लड़की ने बदला लेने की मानो जैसे जिद कर ली हो। अब बस में मौजूद सभी यात्रियों की जान जोखिम में थी। सभी यात्री एक एक कर भागने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक आदमी गायब होने लग जाते हैं। किसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हम मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, भूखे प्यासे। पूछने वाली बात तो यह है कि हम बचे हुए 9 लोगों में से किसी को भी अभी तक भूख नहीं लगी थी। हाँ, कुछ लोग प्यासे थे, परंतु कुछ लोगों के पास पानी की मात्रा होने से उनकी भी प्यास बुझ गई। हमारे सामने ही जाने कितने लोग अपने प्राण से हाथ धो बैठे थे। यदि वही गलती हम लोगों ने भी की तो अवश्य ही उसका परिणाम हम भुगतेंगे। हम बढ़ते गए। हमें एक नदी का जलप्रपात दिखा। नदी का जलप्रपात देखकर हम चौंक में हो गए। रात्रि के समय बहुत से भयंकर जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आते हैं, परंतु जीने का सहारा और जिंदगी की रेखा भी अब वहीं थी। भीष्म जलप्रपात के दृश्य को देख ही रहे थे कि अचानक जंगल से बचाओ, बचाओ की आवाज आई। हमने सोचा हो सकता है वह औरत हमें अपनी सहायता के लिए पुकार रही हो, परंतु हमारा सोचना सत्य भी नहीं था। आवाज बंद हो गई। अचानक से फिर आवाज आई, बचाओ, बचाओ। अब की बार आवाज बहुत ज्यादा गंभीर थी। इतनी गंभीर आवाज, हम सारे लोग डर गए। डर इतना ज्यादा हो गया कि सभी लोग एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। अब जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हम सबको एक साथ मारना चाहता है। हम अभी खड़े खड़े उस दृश्य को देख ही रहे थे। अचानक हमारे पड़ोस में खड़ी एक औरत के सिर पर खून की बूंदें गिरी। रमन ने छू कर देखा तो ताजा खून था। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि हमारा ध्यान उस औरत से हट जाता है। आवाज बंद होने के बाद हम देखते हैं वह औरत भी गायब हो गई। अभी यह अचानक हुआ था। हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए। हम बहुत ज्यादा डर गए और हम भागने लगे। कोई दाएं की तरफ, कोई बाएं की तरफ। मैं सभी को आवाज लगाता रह गया कि सभी लोग एक साथ रहो, परंतु किसी ने किसी की भी ना सुनी। सभी लोग अलग अलग हो गए थे। मैं और रमन ही एक साथ थे। सबने अलग अलग अपना रास्ता चुन लिया। मैंने सभी लोगों को बहुत आवाज लगाई, परंतु किसी ने भी मेरी आवाज का उत्तर ना दिया। रमन ने कहा, वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा, कैसा मकसद? रमन ने कहा, हम सबको मारने का मकसद। मैंने कहा, तुमने उसके सामने हार मान ली क्या? क्या तुम जानते हो कि हम जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे? रमन ने कहा, निकलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से कोई एक ही जीवित बाहर निकल पाएगा। मैंने कहा, हम दोनों में से या बाकी सभी लोगों में से? रमन ने कहा, सभी लोगों में से कोई एक आदमी। मैंने रमन को झींचते हुए कहा, देखो मुझे डरा मत, मैं डरपोक नहीं हूं। मेरे सामने यदि वह आ गई तो मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। रमन मेरी बात पर हंसने लगा और अब हम दोनों आगे बढ़ चले। हम अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक हमें लगा जैसे हमारे पीछे कोई और चल रहा हो। हमने मुड़कर देखा, हमारे पीछे कोई भी नहीं था। फिर हम कुछ दूर आगे चले, तब रमन को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हम लोग आपस में ही एक दूसरे को मन ही मन में कोस रहे थे। रास्ते से रास्ते जुड़ते और रास्तों से जंगल, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी रमन थक कर बैठ गया। करे भी तो क्या, अंधेरी रात में जब अपना पता ही ना हो तो क्या करे। हम इस जंगल से अनजान थे, हाँ, मगर जज्बा अभी भी वही था। हमने सोचा क्यों ना आग जलाकर थोड़ी देर रात बिता लिया जाए। रमन ने कहा, सही है, जंगल में भटकने से एक जगह बैठकर रात बिता लेते हैं, इससे डबल फायदा होगा। हमारी रात भी बीत जाएगी, कोई जानवर भी नहीं आएगा, और जो लोग भटक चुके हैं उन्हें आग से उठता धुआं एक रास्ता भी बता देगा। यह विचार आते ही हमारे मन में एक अजीब सा उत्साह उतर गया। हमने रात के अंधेरे में कई सारी लकड़ियां इकट्ठा कर आग लगाना शुरू कर दिया। आग लगते ही खुशी की लहर दौड़ गई। हमने मोटी मोटी रखी लकड़ियां रखकर आग को काफी देर तक बनाए रखने की कोशिश की। हमारे आसपास किसी के भटकने की, नाचने की जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन हम उन सब आवाजों को दरकिनार कर चुके थे। हमने एक कहावत सुनी थी कि आग से भूत प्रेत हमारे पास नहीं आते हैं। आग से उठता धुआं भटके हुए राहगीरों को भी हमारे पास आने का रास्ता जरूर दिखाएगा।
सुबह होने में ज्यादा समय नहीं था। सुबह के 3 बज चुके थे। 3 से 4 घंटे बाद दिन निकल जाता। हम आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कभी कभी जंगल को घूरने लगे। मैंने रमन से कहा, बस एक बार इस जंगल से सही सलामत निकल जाए, फिर कभी यहां से नहीं जाऊंगा। रमन ने कहा, मैं क्या यहां पर पिकनिक मनाने आऊंगा? हमने रमन से पूछा, तो नई कंपनी के बारे में क्या सोचा है? रमन ने कहा, हाँ देखो, अभी क्या करता हूं कुछ बता नहीं सकते यार, हम तो जैसे हैं ठीक है, लेकिन उन सबका क्या हुआ होगा? मैंने कहा, यार सबके सब पागल हैं, क्या जरूरत थी सबको अलग अलग भागने की? अब भुगते हैं अपनी करनी का फल। रमन ने कहा, नहीं यार तब भी। इतने में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हम डर गए। रमन ने कहा, कौन है? क्या हुआ? कौन है? हम लोग यहां हैं, यहां आ जाओ। मैंने कहा, लगता है किसी के ऊपर उसने हमला किया है। फिर वही आवाज आई, बचाओ बचाओ। अब हम काफी डर चुके थे। ये आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी। रमन जंगल की तरफ भागा, मैं भी रमन के पीछे पीछे भागा। रमन आवाज लगा रहा था, कौन है? कहां पर हो? मुझे जगह बताओ, कहां हो? आवाज आती जा रही थी। हम उस आवाज की तरफ भागते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे जो हम काफी अंदर पहुंच गए तो आवाज आना बंद हो गई। हमने काफी देर आवाज लगाई, परंतु उसका कोई उत्तर ना मिला। रमन ने कहा, हमें फंसाया गया है। वह चुड़ैल हमको आग से दूर करना चाहती थी और उसमें वह सफल हो गई। अब वह हमें भी मार डालेगी। रमन ने कहा, यह किसी की आवाज नहीं थी, यह हमें इस तरह की आवाज निकालकर फंसा रही है। हम अभी यह सोच रहे थे कि अचानक लड़की हमारे सामने आ गई। हमने बचाओ बचाओ आवाज लगाते हुए आग की तरफ दौड़ लगाई। रमन भी मेरे पीछे था, लेकिन उसने दौड़कर रमन का गला पकड़ लिया और रमन को जमीन पर दे मारा। रमन ने मुझे आवाज दी। मैंने पीछे से मोटी लकड़ी उठाई और उस लड़की को दे मारा। लड़की को तो नहीं लगा, परंतु रमन के लगते ही रमन गिर गया। लड़की ने हंसते हुए अपने आप को गायब कर लिया। फिर मैंने बोला, भाग रमन, जितनी जल्दी हो सके भाग। हम दोनों ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि कुछ ही पल में हम आग के सामने आ गए। आग को देखकर हमने राहत की सांस ली। मानो ऐसा लगा जैसे कोई हिरण शेर के जबड़े से बचकर जिंदा वापस आया हो। हम भगवान से अब यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, कहीं से भी कैसे भी एक बार सुबह हो जाए, जल्दी से दिन निकल आए, सूरज की चमचमाती हुई रोशनी अंधेरे से भरे हुए जंगल को उजालों से भर दे और हम तुरंत यहां से बाहर निकल जाएं। परंतु उस दिन लग रहा था कि मानो प्रकृति को कुछ और ही मंजूर हो। हम यदि एक भी कदम आगे बढ़ाते तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता। हम अपने आप को ही कोस रहे थे कि हम इतनी रात को क्यों आए, परंतु कारण भी जायज था। कभी कभी हम अपने सुरक्षा के बारे में सोचते, फिर कभी हम यहां से जीवित निकल पाएंगे या नहीं, इन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते। फिर कभी कभी हम जो लोग हमारे साथ थे अब मारे जा चुके हैं उनके बारे में सोचते। फिर कभी कभी हम अत्यधिक घबरा जाते, हम उनके बारे में सोचते जो हमसे बिछड़ चुके हैं। हमारी ही तरह इसी जंगल में वह भी भटक रहे हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। कोई चाहे जितना किसी को पुकारे, इस जंगल से बाहर आवाज जाने वाली नहीं है। कड़कती ठंड में हमारे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, चलने का भी मन नहीं कर रहा था। हम पहले भाग भाग कर काफी थक चुके थे, ऊपर से ठंड हमें और मार रही थी। मैंने रमन से पूछा, मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। रमन, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत बचकर आ गए। रमन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने पुनः दोहराया, रमन। फिर भी रमन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने तेज आवाज में कहा, रमन। रमन चौंक सा गया। मुझे झांत हो गया कि वह उसी घटना के बारे में सोच रहा है जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुई थी। रमन ने कहा, मैं आज मरते मरते बच गया, लेकिन यह मेरे पीछे हाथ धोकर ऐसे पड़ गई है जैसे इसको मेरी जान ले लेने से बहुत बड़ा सुकून मिल जाएगा। मैंने रमन से कहा, आज पता नहीं किसकी दुआएं तुम्हारे काम आ गई जो तुम एक चुड़ैल से सही सलामत बचकर बाहर आ गए। रमन चुप था। निश्चय ही वह आपने बारे में सोच रहा था। कहीं ना कहीं उस घटना को देखकर मेरी भी हालत खराब थी। मेरी आंखें एक जगह पर नहीं टिक रही थीं। हम दोनों कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे उस जंगल को घूर रहे थे। हमें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 3 बजने के बाद भी इतनी घनघोर और इतनी काली रात है। वह कहते हैं ना कि जब प्रकृति का तमाचा लगने वाला होता है तो इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, कुछ भी नहीं चलती।
जी हाँ, तमाचा मतलब थप्पड़। वही तमाचा हम दोनों पर लगने वाला था, लेकिन हमको भविष्य क्या पता कि क्या होने वाला है। हम अभी आग के पास बैठे हुए आधे एक घंटे हुए होंगे कि अचानक एक औरत हमारे सामने आती है और रमन को पुकारते हुए कहती है, रमन बेटा, उन्हें बचा लो। बेटा, उन्हें बचा लो। वह औरत की शक्ल देखकर हम तुरंत पहचान गए, क्योंकि वह औरत हमारे साथ बस में यात्रा कर रही थी। एक बार तो रमन को मैंने रोका कि मुझे कुछ शक हुआ, लेकिन वह औरत को मैं जानता था, इसीलिए हम दोनों उसके साथ चल पड़े। हमने दोबारा आग को छोड़ दिया, ये सोचकर कि अब तो औरत हमारे सामने ही है, अब क्या घटना होगी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, औरत हमारे आगे आगे, रमन बीच में और मैं सबसे पीछे। औरत काफी तेज चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहती हो। रमन भी उसी के पीछे पीछे था। रमन पूछ रहा था, बार बार रमन दोहरा रहा था, क्या बात हुई है, बात क्या हुई है। परंतु औरत कुछ जवाब नहीं देते हुए आगे आगे चल रही थी और रमन से कह रही थी, बस भैया, चलकर एक बार उन्हें बचा लो। मैंने गुस्से में दोहराया, तब तो सभी लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, अब भुगतो करने का परिणाम। मैं कह रहा था, एक साथ रहोगे तभी बचे रहोगे। अब एक एक करके वह सबको मार डालेगी, तभी लोगों को शांति मिलेगी। तुम लोग वहां पर कितने लोग हो, क्या हुआ है, हम पूछ रहे हैं, अभी बताओ हमको। मैं और रमन जैसे ही वहां पहुंचे, हमने देखा कि हमारे ही साथ में यात्रा करने वाले एक बूढ़े महाशय जी की मृत्यु हो चुकी है। उनके हाथ पैर अलग कटे हुए पड़े हैं। उनका सीना बदन पूरा बड़े बड़े नाखूनों से खुरेचा हुआ है। खून की धारा उनके बदन से जमीन में बह रही है। उनका सर फट चुका है, उनकी आंखें निकल चुकी हैं, उनके जबड़े फट चुके हैं। जोईदम, इतनी बुरी, इतनी दर्दनाक, इतनी रहस्यमयी मौत को देखकर हमारी रूह कांप गई। मैं और रमन एकटक उस लाश को निहार रहे थे। हम उसे देखकर यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या दुश्मनी है जो इतनी बुरी और इतनी दर्दनाक मौत ये हम सबको दे रही है। हम विशुद्ध हो चुके थे। अचानक हमें होश आया। हमने देखा वह औरत वहां पर नहीं है। हम आवाज लगाने लगे, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। औरत भी वहां से गायब थी। अचानक से हमारे पीछे हंसने की आवाज आई। मैंने देखा रमन मेरे पास नहीं था। मैंने रमन को बहुत तेज आवाज लगाई, परंतु रमन का कोई जवाब नहीं था। अब मैं पागल सा हो चुका था। मैं जंगल में इधर उधर भटक रहा था और आवाज लगा रहा था, रमन, रमन। कहीं कुछ अता पता नहीं था। तभी मैंने देखा रमन की बहुत ही धीमी और बहुत ही दूर से आवाज आ रही है, शिवम मुझे बचाओ, शिवम मुझे बचाओ। मैंने ध्यान से सुना, परंतु मुझे कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किस तरफ भागूं। मैं दाएं भागता, फिर आवाज नहीं आती। फिर मैं बाएं भागता, उधर भी आवाज धीमी हो जाती। मैं कहीं भी भागता, आवाज धीमी हो जाती। कभी पेड़ों को देखता, कभी जंगल की तरफ भागता। पागल हो चुका था। मैं रो रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी दशा ऐसी हो चुकी थी मानो कोई छोटा सा बच्चा बाजार में हर तरह के खिलौने लेने की जिद कर रहा हो। मेरे साथ मेरा करीबी दोस्त जो अभी तक मेरे साथ था, वह गायब हो चुका था। मैं रमन, रमन आवाज लगाई, परंतु रमन मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैं रो रहा था कि अचानक वह औरत मेरे सामने आ गई। मेरा खून खौल उठा, मेरी आंखें लाल हो गईं, गुस्से से मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पास में ही पड़ा एक लक्कड़ उठाया और उस औरत को मारने दौड़ा, लेकिन कहां वह चुड़ैल, कहां मैं एक साधारण सा आदमी। कैसे मुकाबला हो सकता था। उसने हंसते हुए अपने आप को गायब कर लिया और मेरे सर के पीछे अचानक से एक थप्पड़ का प्रहार हुआ। मुंह से खून आ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ रमन और रमन का चेहरा करहता हुआ, रोता हुआ आ रहा था। परंतु मैं करता क्या। मेरे अंदर तो इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि मैं उठकर भाग सकूं, मैं अपना बचाव कर सकूं। अब तक तो मैं समझ चुका था कि यह औरत किसी का भी रूप धारण कर सकती है। यह वह औरत नहीं है जो हम समझ रहे थे, बल्कि यह चुड़ैल है। मैं लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, परंतु मैं जंगल के इतने अंदर आ चुका था कि अब जाने का रास्ता भूल चुका था। मैं रो रहा था और अपने को ही दोषी ठहरा रहा था। अब मैं अकेला था। मेरा दोस्त भी मेरे साथ नहीं था। मैं रोता, सर को पत्थरों पर मारता हुआ जंगल में भटक रहा था। रमन, रमन। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था। कभी रुक रुक कर मैं तेज आवाज में रमन को पुकारता,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब मुझे रमन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे थे, परंतु मैं क्या करता। उन पलों को सोच सोच कर भी मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा शरीर कांप रहा था। पहला ठंड का प्रहार, दूसरा दोस्त खो जाने का प्रहार, तीसरा एक एक करके सभी लोगों की मौत हो रही थी, चौथा ये जंगल का घनघोर अंधेरा हमें काफी डरा रहा था। पता नहीं कहां से किस प्रकार का हमला हो जाए, कुछ भी पता नहीं था। पहले तो मैंने यह सोचा चलो एक से भले दो सही, परंतु अब अकेला ही रह गया था। मुझे आशा थी कि अवश्य कोई अन्य भटकने वाला मुझे रास्ते में मिल जाएगा, क्योंकि वह घटना जब हम सबके साथ हुई थी तब हमने अलग अलग दिशा में भागना शुरू किया था। एक तरफ कुछ लोग भागे थे और दूसरी तरफ दूसरे लोग। अभी तक उस घटना के बाद से भागे हुए में से कुल 3 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, अर्थात बस के खराब होने के बाद से लेकर अभी तक कुल 6 लोग मारे जा चुके हैं। उन सब के बारे में सोचना मेरे लिए अत्यधिक दुखदायी था, परंतु जब मैं अपने बारे में और रमन के बारे में सोचना प्रारंभ करता तो मुझे और अधिक दुख होता। मेरे सामने किसी भी प्रकार का बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लोग कहते हैं इस स्थिति में मनुष्य को संयम बरतना चाहिए, परंतु संयम बरतने की जो शक्ति होती है वह शक्ति ही मेरे अंदर नहीं थी। भटकते भटकते मुझे एक झील दिखाई दी। झील के चारों तरफ बहुत ही मनोरम और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। झील के दृश्य को देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सारी पीड़ा खत्म हो गई हो। मैंने झील पर कुछ समय तक विश्राम करने के लिए सोचा। मैं वहीं बैठ गया। मेरे पास मेरा एक बैग था। बैग में कुछ खाना बचा था। पहले भाग में मैंने बताया है कि उनकी कंपनी में हड़ताल हो गई थी। इन्होंने लंच के लिए जो भोजन रखा था वह उनके बैग में अभी तक रखा हुआ था। शिवम को जब भोजन दिखा तब थोड़ी आस जगी। उसने सोचा भूख भी अत्यधिक लगी है, थोड़ा खाना खा लिया जाए, पानी झील का पी लिया जाएगा। पानी की दुर्दशा हमारे बुद्धिजीवी मानव के आसपास ही इस तरह की दुर्दांत व्यवस्था मिलती है, परंतु यदि जंगलों और वनों में जाया जाए तो पता चल जाता है कि वहां कितनी शांति और वहां का दृश्य कितना मनोरम है। मैं ऐसी जगह बैठ गया जहां से पूरी झील का मनोरम दृश्य दिखाई दे। मैंने भोजन किया। भोजन के बाद उसी झील का पानी पिया। मैं इतना थक चुका था कि मुझे नींद आ गई। अंततः मैं वहीं सो गया। अगली सुबह मेरी आंखें खुली। लगभग 6 बज रहे होंगे। जंगल में चमचमाती धूप हो रही थी। चिड़िया की आवाजें आ रही थीं। तमाम कीड़े मकोड़े जंगल में अपने खाने की व्यवस्था में इधर से उधर भटक रहे थे। पंछी आकाश में उड़ते हुए कहीं दूर भोजन की तलाश में जा रहे थे। सुबह को देखकर मुझे एक नई ताकत का एहसास हुआ। मैंने झील के पानी से अपना मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैं अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में याद करने लगा। सच कहूं तो सोने के बाद भी मेरी थकान नहीं गई थी। इतना बताने के बाद शिवम रोने लगा। मैंने और मेरे दोस्तों ने शिवम को चुप कराया, उसे सांत्वना दी। कुछ समय बाद मैंने दोबारा पूछना प्रारंभ किया। फिर शिवम ने बताया, रमन के बारे में मैं सोचता तो मुझे रुआंसी आ जाती। मैंने अपना बैग उठाया और आगे चलना प्रारंभ किया, लेकिन परेशानी यह थी झील को पार करने के लिए मुझे अभी और घने जंगल से होकर गुजरना था। मैं जंगल में ही था, परंतु झील को पार करने के लिए मुझे जिस जंगल से होकर गुजरना था वह जंगल दूर से ही देखने में इससे भी बहुत भयानक लग रहा था। मैं अब और परेशानी नहीं उठाना चाहता था। मैं जानता था कि मेरे लिए जंगल में जाना मतलब मौत को बुलावे देना जैसा था। मुझे यह झांत नहीं था कि वह परेशानी मुझे दिन में भी होगी, जो बीती रात को हम सबके साथ हुई थी। मुझे नहीं पता था कि भूत प्रेत दिन में भी सूर्य के प्रकाश में भी अपनी शक्ति का एहसास करवा सकते हैं। मैं धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता चला गया, परंतु झील के किनारे ही रहा। मुझे झील को हर हालत में पार करना था। मैंने मन ही मन सोच लिया था, दिन भर में आज मुझे जंगल से बाहर ही निकलना है, चाहे जो हो जाए। परंतु ऐसा मैंने सोचा था, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। कई सारे कीट, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर मुझे दिखे। उन सब से बचते बचाते मैं एक खाली मैदान में आ पहुंचा। दूर दूर तक हरी भरी घास थी। जंगल के बीचों बीच एक आंगन के आकार की यह मैदान काफी मनमोहक लग रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों पर यह घने जंगल और उनके बीच में खाली मैदान काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य था। मैंने मैदान देखा तो अपना बोरिया बिस्तर फेंक कर जमीन पर लेट गया। कुछ घंटे आसमान की तरफ ताकता रहा। उस दृश्य को तो देखकर मैं यही सोच रहा था कि दिन में कितना मनमोहक, कितना शांति भरा और कितना सुकून लगता है।
परंतु रात में यह जगह मौत का घर बन जाती है। मैं आज का दिन खाली नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए बैग उठाया और आगे चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक घर दिखा जो टूटा फूटा खंडहर बन चुका था। मैंने सोचा हो सकता है उस घर में अभी कोई रह रहा हो और वह मेरी मदद कर दे, मुझे जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता बता दे। यह सोचकर मैंने उस घर की तरफ दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के बाद जैसे ही मैं उस घर के समीप पहुंचा, मुझे वहां पर एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, यह पर्यटन स्थल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यह देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने सोचा कहीं से ही एक आस जगी थी, वह भी खत्म हो गई। यह कभी पर्यटन स्थल हुआ करता था, यहां पर लोग पिकनिक मनाने आया जाया करते होंगे, परंतु यह मनोरम और इतना मनमोहक स्थल क्यों बंद हो गया? इसके पीछे जरूर यही भूतिया कारण रहा होगा। घर तो पूरी तरह से टूट चुका था, परंतु पीछे के कुछ हिस्से सही सलामत थे। मैंने घर के चारों तरफ देखना शुरू किया। मुझे एक खिड़की दिखी। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, अंदर काफी सामान रखा हुआ था। मैंने आसपास सतर्कता पूर्वक नजर घुमाई और घर के अंदर घुस गया। दिन को 10 बजने वाले थे, भूख भी लगी थी। खाने की तलाश में अंदर घुसा। अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं। वर्षों से बंद हर सामान पर काफी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह घर कई वर्षों से बंद पड़ा है। एक कमरे से होता हुआ मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। मुझे दोनों कमरे में सिर्फ लोहे के सामान और औजार और उस समय संचालित किए जाने वाले पुरानी मशीनों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। कुछ भी काम के योग्य नहीं था। सब पुराने खंडहर हो चुके थे। कुछ तो उस समय हुई चोरी के दौरान लूट लिए गए थे, ऐसा देखकर ही लग रहा था। कुछ सामान टूटे फूटे पड़े थे। मैं स्तब्ध सा सामान देख रहा था। तत्पश्चात मैंने अन्य हिस्सों, टेबल, अलमारी आदि की जांच की, परंतु मुझे वहां कुछ भी काम का न दिखा। हाँ, औजार काफी मात्रा में रखे थे, मशीनें पड़ी थीं। यह अवश्य ही उस समय उपयोग में लाई जाती होंगी जिससे यहां पर घूमने के लिए पर्यटक आते होंगे। मैंने जंगल में बहुत सारी आपदाओं का सामना किया था। उस चुड़ैल से सामना करने के लिए मैंने एक कुल्हाड़ी और चाकू रख लिया। मुझे वहां अन्य भी हथियार पड़े दिखाई दिए, परंतु उनमें से यही हथियार उत्तम लगे। मैंने भगवान के बारे में मूर्ति माला आदि कुछ ढूंढने की कोशिश किया, परंतु उस स्थान पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उस घर में आज भी कोई रह रहा हो। इस आस में मैंने उस घर को पूरी तरह खंगाला, परंतु मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने आवाज भी लगाया, कोई है, कोई है, परंतु मुझे किसी का भी उत्तर नहीं आया। मैंने सोचा यहां पर समय व्यतीत करना अपना ही नुकसान करने के बराबर है। सामान लेने के बाद मैं जल्द ही खिड़की से बाहर आ रहा था कि खिड़की से बाहर आने के बाद मेरी नजर वहां लगे एक बोर्ड पर पड़ी। इस बोर्ड पर जो चित्र लगे हुए थे, उन चित्रों को देखकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बोर्ड पर शिवम के साथ यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों की भी तस्वीर लगी थी। सोचने वाली और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि उसमें रमन की तस्वीर लगी थी, परंतु शिवम की तस्वीर नहीं थी। शिवम को यह भली भांति झांत है कि रमन कभी भी इस सुनसान और वीरान स्थल में इससे पहले कभी नहीं आया था। तो फिर बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की फोटो उस बोर्ड पर क्यों लगी है, या फिर किसने लगाई है? कहीं ना कहीं शिवम को बस के ड्राइवर पर शक होने लगा। शिवम ने सोचा, हो सकता है बस के ड्राइवर ने हमें इस भूतिया जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। यदि ऐसा नहीं है तो बस में सवार सभी यात्रियों का चित्र इस बोर्ड पर आया कैसे? जरूर बस ड्राइवर ने ही यह सारी फोटो खींची होगी, परंतु एक कहावत है कि अनुमान पूर्णतया सत्य नहीं होता। शिवम ने एक पल के लिए यह सोचा कि इतने घने और भूतिया जंगल में कोई भी व्यक्ति आसानी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। तो हो सकता है यह फोटो किसी और ने खींची हो और वह दूर से ही हमें मारने की साजिश रच रहा हो, परंतु हमें मारकर दूसरे किसी अनजान व्यक्ति को मिलेगा क्या? हमारे पास सोना चांदी गहने भी नहीं है। शिवम के लिए सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि उन सभी चित्रों में रमन का भी चित्र था। रमन का चित्र काफी विचलित कर देने वाला था। सोचने वाली बात यह थी कि रमन का इस जगह से क्या जुड़ाव है। रमन के पिताजी वन विभाग में कर्मचारी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह यहाँ कहीं कर्मचारी के पद पर तैनात हो और उनके साथ कभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो, इसका बदला यह उनके बेटे या उनके परिवार से लेना चाह रही हो। अभी इन सब बातों में ही शिवम का दिमाग अभी घूम ही रहा था कि अचानक घर में किसी के चलने और कुछ सामान गिरने की आवाज आई।
शिवम डर के मारे घर के अंदर गया तो उसने देखा जो सामान अभी सही सलामत दूसरे स्थान पर थे वह नीचे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। शिवम समझ गया कि यहां से निकलने में ही भलाई है, अन्यथा जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। शिवम का दिमाग अब घूम रहा था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि यहां पर यह सब क्या हो रहा है। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी सभी लोगों के तो चित्र हैं, परंतु मेरा चित्र क्यों नहीं है। बस में तो सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने ही उस लड़की के साथ किया था। खाली मैदान का अंत आ चुका था। अब आगे का रास्ता इन उबड़ खाबड़ चट्टानों और पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ था, मगर यह रास्ता इतना कठिन था कि इसके अंदर काफी घने जंगल और ऊंची पर्वत छोटी को पार करना था। शिवम ने सोचा कि मैंने अपनी सुरक्षा के हथियार तो रख ही लिए हैं, अब डरने की क्या बात, और वह तेजी से जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिया। दोपहर के 1 बज रहे होंगे, मगर ठंडी हवा का झोंका अभी भी शरीर को आर पार कर रहा था। शिवम बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था कि यदि रात उसे इस घने जंगल में बितानी पड़ गई तो शायद उसकी जिंदगी की अंतिम रात होगी। वह कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके रात होने से पहले वह इस जंगल को पार कर ले। शिवम जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बस में यात्रा करने वाले 2 दंपतियों का शव पड़ा है। रमन के माथे पर पसीना आ गया, सर चकराने लगा। उसे लगा कि उसके आने से पहले बस में बाकी सवार लोग इस रास्ते से जा चुके हैं, मतलब वह अकेला ही वह इस जंगल में भटक रहा है। उन दंपतियों के शवों को ठीक उसी तरह नाखूनों से खुरेचे हुए थे जिस तरह कंडक्टर और अन्य लोगों के शवों को खुरेचा गया था। इतनी दर्दनाक मौत को देखकर शिवम को रोना आ रहा था। वह जल्द ही उस जगह को छोड़कर आगे की तरफ चल दिया। सोचने वाली बात तो यह थी कि मुझसे पहले यह लोग इस जगह पर पहुंचे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब यह लोग अलग अलग दिशा में भागे थे, इन्हें यह सीधा रास्ता मिल गया हो और यह बहुत जल्दी इस जगह पर पहुंच गए हों। शिवम रमन के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगा। अपने बीते दिन और रमन के साथ बिताए हुए पल फिर याद आने लगे। वह अपनी करनी पर पछता रहा था। वह स्वयं को ही दोष दे रहा था कि मैंने रमन का हाथ क्यों नहीं पकड़ा। यदि रमन को पकड़कर रखता तो शायद कहीं रमन आज मेरे साथ होता। जंगल में जोर जोर से रमन 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 मेरे दोस्त ऐसा पुकार रहा था, परंतु रमन का कुछ अता पता नहीं। शिवम ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं जब जिंदा बाहर निकलूंगा तो इस पूरे जंगल को जलाकर खाक कर दूंगा, चाहे मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए, परंतु यह सब तो वह तब करेगा जब वह जिंदा और सही सलामत निकलेगा। अभी तो वही पता नहीं था। शिवम ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके बदन पर एक कंबल था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह पागलों की तरह सिर्फ रोता और जोर जोर से चिल्लाता हुआ जा रहा था। शिवम को डर था कि रमन को कुछ हो गया तो उसके घर पर वह क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि रमन की अभी जल्दी ही शादी की बात हो रही थी। शायद जहां तक है उसके पिता ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। गांव वाले कहीं यह ना अंदाजा लगाने लग जाए कि रमन की मृत्यु शिवम के कारण ही हुई है। शिवम कभी पत्थरों पर बैठता, कभी कभी वह जोर जोर से रोता, कभी स्वयं को गलियां देता, फिर कभी जमीन पर बैठता, उठा पटक गिरता पड़ता हुआ जा रहा था। उसे जो भी मार्ग दिखाई पड़ता वह उसी मार्ग में चला जाता। उसे भूख लग रही है या प्यास, वह सब कुछ भूल चुका था। एक के बाद एक लाशों का मिलना उसके लिए किसी पाप से कम नहीं था। शिवम भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे मार दे, परंतु रमन को कुछ भी मत करना। धीरे धीरे शाम के 4 बज चुके थे। शिवम को अब वही पिछली रात याद आने लगी थी। अब वही काली और भयानक रात फिर हो जाएगी। यह तो जंगल है, यहां तो रात जल्दी होती है और फिर से वही मौत का खेल शुरू हो जाएगा। वह लड़की न जाने क्या करना चाहती है। उसने सबको मार दिया होगा। शायद रमन भी अब जिंदा नहीं बचा होगा। हाय मेरी किस्मत, मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं? वह ऊपर आसमान में देखकर कहता है, अगर मारना है तो सीधा मार डालो, इतनी दर्दनाक मौत क्यों दे रहे हो? हालांकि वह पूरी तरह जंगल अभी पार नहीं कर पाया था। अब रात उसी जंगल में बिताना था। उस जंगल में रात का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ मौत। वह कल की सुबह देख पाएगा या नहीं, उसका कुछ भी पता नहीं था। अब रात हो चुकी थी। शिवम काफी थका हुआ था। वह सोना चाहता था। उस जंगल में उसकी दूसरी रात थी। पहली रात इतनी अच्छी नहीं गुजरी थी कि जो दूसरी रात में वह चैन की नींद सो सके। रात भर जागना, फिर सुबह पैदल चलना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी नाले पार करना। शिवम हताश और निराश था। वह पत्थर पर बैठा था। पास में ही एक विशाल सरकंडे का पेड़ था।
वह यही सोच रहा था कि यह लड़की अब उसके आसपास जरूर होगी, मगर उसने सोच लिया था आज चाहे जो हालात हो जाए, चाहे जो स्थिति हो जाए, मगर मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। अचानक उसे लगा कि जैसे उसकी गर्दन पर पीछे से किसी ने हाथ रखा हो, मगर वह हाथ सामान्य हाथ से अलग था। अगर थोड़ी सी आवाज होती वह व्याकुल हो उठता था। स्थिति सोच से बहुत विपरीत, और जब स्थिति सोच के विपरीत हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या सही है, क्या गलत, वह यह नहीं सोच पाता है। शिवम वास्तविकता जानने के पीछे लगा था, मगर सच क्या है और शिवम को भी नहीं मालूम था। बस इतना जानता था जंगल से जीवित बाहर निकल पाना नया जन्म लेने के बराबर होगा। अचानक उसकी नजर झाड़ी पर गई। उसे ऐसा लगा मानो दूर झाड़ी में कोई बैठा उसे देख रहा है। वह झाड़ी की तरफ देखने लगता है कि उस झाड़ी से अभी कोई चीज बाहर निकलेगी, कोई ऐसी चीज जिसके बाल लंबे हैं, शरीर का मांस सूख चुका है, पंजे के बल बैठकर अपनी गर्दन दोनों घुटनों के बीच में डालकर सर को टेढ़ा कर वह एक तक शिवम को ही देख रही है। शिवम आंखें फाड़कर झाड़ी की तरफ देखे जा रहा है, मगर इतना घना अंधेरा होने के कारण वहां क्या है नहीं दिखाई पड़ता। शिवम अभी झाड़ी की ही तरफ देख रहा होता है कि अचानक उसकी गर्दन जकड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई दोनों हाथों से उसके मुंह को दबा दिया हो। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वह हाथ पांव पटकने लगता है, अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को छुड़ाने का प्रयास करता है, मगर वास्तविकता क्या है वह नहीं समझ पाता। जैसे ही गर्दन छूटती है वह वहां से रोता हुआ भागता है। वह कुछ दूर जाकर बैठ जाता है, सोचता है कि आज गर्दन पकड़ी गई, अब मेरी मृत्यु निर्धारित है, और तेजी से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। हनुमान चालीसा के कुछ शब्द ही शुरू हुए थे, अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी भारी चीज उसके पास से किसी दूसरी तरफ भागी हो। मन में संकट के बादल ऐसे छा गए थे कि यदि कोई पेड़ हवा के झोंकों से भी हिलता तो भी वह पागल हो जाता। अचानक वहां पर किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। शिवम समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है। रोने की आवाज पहले तो धीरे आती, फिर काफी तेज आने लगी। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट आवाज को सुन सकता था। वह तेज आवाज काफी डरावनी थी। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। शिवम चारों तरफ कौन है कहता हुआ देखता। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, बार बार उसके मुंह से निकलता। तभी उसके सामने एक सुंदर और सुडौल अंगों वाली लड़की आती है, जिसकी आंखें अन्य स्त्रियों से अलग थीं। वह अत्यधिक मनमोहक और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली में से एक थी। वह अत्यधिक दुख और एक टक क्रोध भरी नजरों से शिवम की तरफ देख रही थी। शिवम कहता है कि वह एक हल्के लाल रंग के रेशमी कपड़े पहने हुए थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, शायद वह ताजा खून था। वह पल में अपनी आंखें बड़ी और पल भर में छोटी कर लेती थी। उसकी खास बात यह थी कि उसके कान सामान्य इंसानों की तरह नहीं थे। उसने एक हाथ में रमन का कटा हुआ सिर ले रखा था। उसके हाथों में रमन का सिर देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं दर्द से कराह उठा। हाय रमन, मेरे दोस्त, मेरे भाई। वह अचानक हंसी और उछलकर कर पेड़ के एक ऊंची टहनी पर उल्टा लटक गई। उसने रमन का सर मेरी तरफ फेंका। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रमन के सिर को उठा सकूं। उसने हल्की रुंधी हुई आवाज में कहा, शीतल, शीतल। वह अचानक रुक गई। जंगल का माहौल एकदम बदल गया। रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं अब इतना भी अनजान नहीं था, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। मगर बात यह थी कि मैं पूछूं तो पूछूं कैसे। कोई आम लड़की हो तो उससे पूछ भी सकूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहली बार में तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर मैंने दोबारा पूछा। उधर से जवाब आता है, तुम सबकी इस हालात का जिम्मेदार यही है। जब मैं 16 वर्ष की थी तब इसके पिता ने मेरा जबरन बलात्कार किया था। इसके पिता यहीं इसी जंगल में टूरिस्ट गार्ड के पद पर तैनात थे। किसी समय में यह जंगल बहुत ही हरा भरा और सुकून का केंद्र हुआ करता था। इस जंगल की ऐसी कहावत थी कि दुनिया का हर गम इस जंगल में रात बिता लेने के बाद मिट जाता है। इस जंगल में जो भी एक बार आ जाता था वह अपने पुराने स्थान को भूल जाता था। कभी इस जंगल में हर वर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता था, मगर इसके पिता की हवस ने इसका सत्यानाश कर दिया। इसके पिता और इसके पिता के दोस्तों की नजरें मेरे ऊपर टिकी थीं। मैं बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। मेरी माँ इन लोगों को प्रतिदिन सुबह और शाम चाय पिलाती थी। जिस समय मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती
उस समय मैं चाय लेकर के आती थी। इसका खड़ूस बाप मुझे घर जाने ही नहीं देता था। कई कई बार वह मुझे घंटों छेड़ता रहता था। वह मेरी मां की भी शर्म नहीं करता था। वह इस दुनिया में जीता जागता एक जल्लाद है, हवश का पुजारी है वो। अभी उसका इतना ही बोलना हुआ था कि फिर से वही रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। इसके पिता उस पद पर थे कि अन्य वन विभाग के गार्ड भी उनको कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसा एक दो दिन चला। मैंने सोचा हो सकता है इसकी आदत में परिवर्तन आ जाए। एक दिन मेरी मां की बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। मैं चाय लेकर यहां आई थी। इसके पिता ने बुरी नजरों से मेरी तरफ देखा और चाय का कप मेरे ऊपर फेंक दिया। वह गंदी नजरों से मेरी तरफ आगे बढ़ता हुआ बोला, लाडो, आज बच के कहां जाओगी? उसके इतना बोलने के बाद आवाज बंद हो गई। हर तरफ सन्नाटा हो गया। मैंने कहा, आगे क्या हुआ? फिर वही रोने और चिल्लाने की आवाज शुरू हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई लड़की किसी के चंगुल से खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही हो। उस आवाज को सुनकर मेरा अंग अंग कांप रहा था। उसने आगे कहना शुरू किया, मैंने इसके पिता से बहुत अनुरोध और बहुत विनती कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर इसके हवसी बाप ने मुझे नहीं छोड़ा। उसके ऊपर हवस का एक नशा चढ़ चुका था। उसकी इन हरकतों को देखते हुए अन्य खड़े कर्मचारी भी उसे रोकने का साहस न कर सके। उसने सबके सामने मेरे साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जो जीते जी मेरी जिंदगी का मरने का कारण बना। ये सब करने के बाद भी वह यही नहीं रुका। उसने मेरे स्तन को काट डाला, मेरे हाथों और पैरों की उंगलियों को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसने मुझे तड़पाकर वह मौत दी जो इस दुनिया में शायद ही किसी को मिली होगी। मैंने उसी दिन सोच लिया था, आज उसने जो मेरे साथ किया है, मैं कल इसके साथ वही करूंगी और ये जिंदगी भर याद रखेगा। मैं चाहती तो तुमको पल भर में खत्म कर सकती हूं, मगर मैं तुम्हें एक मोहरा की तरह प्रयोग करना चाहती हूं। मैं आतुरता भरे स्वर में पूछा, कौन सा मोहरा? कैसा मोहरा? वह अचानक मेरे सामने प्रकट हो गई। अब वह पहले से बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए चारों तरफ से उसके मुंह को ढक रखे थे। उसका पूरा बदन काला पड़ चुका था और मांस हड्डियों में चिपक चुका था। उसकी सफेद आंखें बाल के अंदर से स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उसने मुझे कहा कि तू इस शेर को उसके बाप के पास लेकर जा और सारी कहानी सुना। मैंने डर से कांपते हुए उससे पूछा, तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? ये लोग तो निर्दोष थे। वह अचानक से मुड़ी और हंसते हुए मुझे कंधे से पकड़कर दूर फेंक दिया। मैं अब दर्द से कराह उठा। उसके फेंकने के कारण मैं आज तक सही से चल नहीं पाता। सही बात तो यह है कि रमन के पिता की हरकतों की बात सुनकर मुझे स्वयं को गुस्सा आ रहा था, परंतु उसकी सजा उसके बेटे को मिली, यह जानकर दुख भी हो रहा था। हर पल मेरे साथ रहने वाला मेरा दोस्त आज मेरे साथ नहीं था तो सिर्फ उसका कटा हुआ सिर। सोचने वाली बात तो यह थी कि मैं उसी रास्ते पर गिरा जहां पर बस खराब हुई थी, अर्थात वही रास्ता जंगल से बाहर निकलने का था। फिर क्या था, अचानक से वातावरण बदल गया। चारों तरफ ऐसी शांति छा गई मानो ऐसा कुछ वहां पर घटित ही ना हुआ हो। मुझे नहीं पता था कि यह शेर रमन के गांव ले जाने पर मेरी क्या हालत होगी। दिन होने पर मैं जैसे तैसे रोते धोते रमन के गांव आया। मेरे हाथ में बोरे में लिपटा रमन का सिर था। भूख प्यास से व्याकुल और मन में निराशा ली, जब मैं रमन का कटा हुआ सिर लेकर रमन के गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके भाई से मुलाकात हुई। वह मेरी हालत देखकर दंग रह गया। आनन फानन में मेरा उपचार किया जाने लगा। कोई खून साफ कर रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है। अचानक से रमन की मां ने पूछा, बेटा रमन कहाँ है? मैं उस मां की विवशता को समझ गया। अब मैं कैसे बताऊं कि आपके बेटे को आपके पति की ही करतूतों ने उठा लिया? मैं कुछ नहीं बोला। वह सभी लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, मगर मैं निःशब्द था। तभी अचानक रमन का छोटा भाई चिल्लाता है, मम्मी मम्मी, भैया का सिर। सब लोग भागे भागे उसके पास जाते हैं। मां जब उसको देखती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। पूरे घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। वह नजारा तो जंगल से भी भयानक था। मैं मन ही मन में खुद को कोस रहा था, मैं क्यों जिंदा वापस आया? मुझे भी मार डाला होता। घर में रोना धोना देख पड़ोसी भी आ जाते हैं। रमन के पिता पड़ोसियों से कहते हैं कि देखो भाई, देखो रमन के प्यारे दोस्त शिवम ने अपने दोस्त का सिर काट दिया। मैं अपनी नजरें नीचे झुकाए रो रहा था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। मैंने सोच लिया था मैं जीकर ही क्या करूंगा। मुझे तो फांसी होनी चाहिए। मैं एक निकम्मा और नकारा दोस्त हूं जो अपने दोस्त की जान भी नहीं बचा सका।
उसकी मां के आंसू देखकर मेरी आत्मा हिल गई। मैं निशब्द सा पड़ा रहा। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं अपना हाथ उठाकर अपना आंसू भी पोंछ सकूं। तभी गांव के कुछ नवयुवक मुझे मारने लगते हैं। उन्हीं के बीच में आने जाने वाले भी मेरे ऊपर हाथ साफ करते हैं। कोई आंख पर, कोई गाल पर, कोई पेट पर, कोई पीठ पर, कोई डंडे से, कोई बेल्ट से। मैं चुपचाप निसहाय सा जमीन पर लेटे लेटे पिटता रहा। मैं इतना टूट चुका था कि मुझ में अपना बचाव करने की भी ताकत नहीं रह गई थी। लोगों ने मुझे यह नहीं पूछा, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। सब लोगों ने मुझे पहली नजर में ही कातिल समझ लिया था। बल्कि मैंने जंगल में कितने दुख दर्द सहे, बचने की हर वह कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम ना आया। समाज की नजरों में मैं एक कातिल था। उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने भी कोई सफाई देनी नहीं चाही, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। जिसके मन में जो आया उसने वह आरोप मुझ पर लगाया। कोई कह रहा था खूनी है, कोई पापी, कोई मुझे मतलबी यार, तो कोई मुझे धोखेबाज। दोस्त कह रहा था। एक बार तो मेरे मन में हुआ कि लाओ सारी सच्चाई कह दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस उम्र में बेचारा यह पाप लेकर कहां मारा फिरेगा। मैं तो वैसे ही बदनाम हो चुका था। एक बात तो मैंने यह महसूस किया कि रमन का जाना मेरी जिंदगी का जाना हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि रमन मर चुका है और मैं जीते जी मर चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मर दोनों गए हैं। समाज की नजरों से मैं गिर चुका था। मैं एक खूनी बन चुका था, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि सच्चाई दोनों में से किसी को भी नहीं पता थी, ना रमन के घर वालों को और ना ही उस समाज को। जिसको वास्तव में उन लोगों को पीटना चाहिए था वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी रमन की बुआ बताती हैं कि रमन का सर बोरे में से गायब है। सभी लोग हक्का बक्का इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। मैं भी कुछ समझ नहीं पाता। मैं अपनी गर्दन तो इधर उधर नहीं कर सकता था, मगर अपनी आंखें इधर उधर करके रमन के सिर को ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर रमन के घर में बने आंगन के उसे खंभे पर गई, जहां पर शीतल के हाथ में रमन का सर था और वह रमन के सिर में भरे खून को पी रही थी। मैंने साफ साफ शीतल को देखा। वह पैरों के बल उसके आंगन में लटकी हुई थी। मेरी नजर उस पर पड़ते ही उसने रहस्य भरी मुस्कान से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी वह काली काली बड़ी आंखें सूख चुकी थीं, पूरा बदन काला था। वह उसके पूरे परिवार को खा जाने के लिए उतावली थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी मुझे और कभी रमन के पिता को घूरे जा रही थी, मगर यह दृश्य सिर्फ मैं देख पा रहा था। बाकी सभी लोग रमन के कटे हुए सर को ढूंढ रहे थे। मुझे यह भली भांति पता चल चुका था कि अब इस घर में सभी की मृत्यु निश्चित है। वह इस सिर के साथ मेरे पीछे पीछे इस घर में आ चुकी है और वह अपना बदला इस पूरे परिवार के सभी लोगों को मारकर ही लेगी। मैंने रमन के छोटे भाई को बुलाया, हालांकि वह सभी लोग मुझे मारने के लिए उतावले थे। रमन का भाई आया और मेरे मुंह के पास अपना मुंह लगाकर बोला, क्या है? मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मैंने अपने हाथ की उंगली से शीतल की तरफ उंगली उठाते हुए इशारा किया। रमन का भाई बोला, क्या? वहां पर किसको इशारा कर रहे हो? मेरे मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी, बस मेरा मुंह खुला था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, पर मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। लोगों की मार से मेरे नाक, कान, मुंह से खून आ रहा था। मैंने दोबारा उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। वह शीतल जहां पर रमन के पिता खड़े थे, ठीक उन्हीं के ऊपर छत से उल्टी लटकी हुई थी। रमन के भाई ने कहा, तुम मेरे पिता के ऊपर क्यों इशारा कर रहे हो? मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं यह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस घर में अब कोई भी बचने वाला नहीं है, परंतु मैं रमन के भाई को बचाना चाहता था, क्योंकि उसके बच जाने से उनके घर का वंश चल सकता था। मैंने अपने हाथ से निकल रहे खून से वहीं पर एक बड़ा सा खतरे का चिन्ह बना दिया। उसका भाई मुझसे पूछ रहा था, यह क्या है? यह खतरे का चिन्ह क्यों बना रहे हो? मगर तभी पुलिस वाले आते हैं और मुझे उठाकर अपनी गाड़ी की में ले जाते हैं। मैं अब भी उसे शीतल की तरफ इशारा कर रहा था। रमन का भाई कभी मेरी तरफ देखता, कभी अपने पिता की तरफ देखता। उसे शीतल नहीं दिखाई दे रही थी। मैं समझ चुका था अब इस घर का सर्वनाश होने वाला है। मुझे 12 वर्ष की सजा हुई। उस गैर जमानती सजा में मैं सिर्फ रमन के घर वालों के बारे में ही सोचता रहा। मुझे उसकी सजा दी गई जो पाप मैंने किया ही नहीं था, और सच कहूं तो मुझे वह सजा भी बहुत कम लगी थी। मैं तो चाह रहा था मुझे फांसी हो जाए। आज इस बात को बीते हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर जब भी मैं उसे घटना को याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारी पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है शुभेंदु सिन्हा। शुभेंदु सिन्हा जी, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।